सद्दाम की मौत के कई साल बाद भी आज ये सवाल बरकरार है, क्योंकि सद्दाम का नाम सुनते ही किसी को बहादुर नेता की छवि याद आती है, तो किसी को एक बेरहम तानाशाह। वो आदमी जिसने इजराइल पर मिसाइलें दागी और जिस जगह से मिसाइलें छोड़ी गई, वहीं पर मस्जिद बनवा दी। कुछ लोग उसे अरब की शान कहते हैं, जिसने पश्चिमी ताकतों को खुली चुनौती दी। वो शख्स जिसने अपने खून से कुरान लिखवाकर धार्मिक जुनून का सबूत दिया। वो शख्स जिसने अपने देश की जब बागडोर संभाली, तो अपने देश में विकास के लिए खूब काम किया। सड़कें बनवा दी, स्कूल खुलवा दिए, अस्पताल खुलवा दिए, नौकरियां दिलवा दी। लेकिन एक दूसरा पहलू है जो उसे निर्दयी तानाशाह भी मानता है। ये मानता है कि सत्ता के खातिर उसने लोगों की जान ली, उसने अपने लोगों के दिलों में डर पैदा किया, विरोध करने वालों को मरवा दिया, कुर्दों पर जहरीली गैस बरसा दी, बेगुनाहों को मारा। इराक की सत्ता संभालने के बाद वो धीरे धीरे तानाशाह बन गया। सद्दाम की कहानी सच कहें तो आसान नहीं है। ऐसा किरदार जिसे कुछ लोग नायक मानते हैं और कुछ खलनायक, उसकी जिंदगी ने दुनिया को हिला कर रख दिया था। और इसी वजह से सद्दाम को लेकर दुनिया में राय बटी हुई है। उसकी मौत पर अमेरिकी भी रोने वाले हैं, तो उसके जीते जी अमेरिका ही दुश्मन है। इराक से लेकर दुनिया भर में सद्दाम के प्रशंसक भी हैं। तो सद्दाम को नफरत की निगाहों से देखने वाले, सद्दाम को तानाशाह मानने वाले की भी इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। और इसलिए सवाल आज हम पूछ रहे हैं, क्या सद्दाम हुसैन एक बहादुर नेता था या फिर खूंखार तानाशाह था? ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या फिर वो दोनों था, और दोनों शायद यही सद्दाम हुसैन की कहा को खास बनाता है। इस कहानी में हर एक पन्ना हम खोलेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा अल्पविराम लेकर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, पूरा वीडियो सुनना। और ये जानकारी आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब सद्दाम की कहानी को शुरू करें। शुरू करते ही सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल साल 1937 को इराक के त्रित के पास एक छोटे से गांव अल अवजा में हुआ। सद्दाम का बचपन आसान नहीं था। ये ऐसा था जैसे नंगे पांव कांटों पर चलना, हर कदम पर तकलीफ थी। सद्दाम जब छोटे थे तब उनके पिता का निधन हो गया। उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। सौतेले पिता का बर्ताव बेहद सख्त था। छोटा सद्दाम अक्सर मार खाता, डरा रहता, गांव की धूल भरी गलियों में घूमता रहता। लेकिन सद्दाम को इन परेशानियों ने तोड़ा नहीं, बल्कि उसे भीतर से और मजबूत बना दिया। उसके अंदर एक जिद थी कुछ कर दिखाने की। गांव में स्कूल ठीक नहीं थे, लेकिन सद्दाम को पढ़ाई का शौक था। उसे किताबें पसंद थी, वो घंटों पढ़ता और बड़े बड़े सपने देखता। 1950 के दशक में जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, तब अपने मामा के पास इराक चला गया। उसे इराक में उसने पहली बार बड़ी बड़ी इमारतें देखी, भीड़ भरी सड़कें देखी, और यहीं पर अपने मामा के साथ मिलकर जोश से भरी राजनीति का कहरा सीखा। यहीं से सद्दाम की वो कहानी शुरू हुई, जो एक गांव के परेशान लड़के से उसे इराक की सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाले शख्स तक पहुंचती है। बगदाद पहुंचने के बाद सद्दाम हुसैन की जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली। मामा की वजह से उसने बाथ पार्टी ज्वाइन की, एक ऐसी पार्टी जो अरब एकता, आजादी और समाज में बराबरी की बातें करती थी। ये बातें सद्दाम हुसैन को बड़ी पसंद आ रही थी। उसे लगा कि यही रास्ता है जिससे अपने देश को बदल सकता है और वह खुद आगे बढ़ सकता है। साल 1959 में 1959 सद्दाम ने पहली बार एक बड़ा कदम उठाया और एक साजिश में शामिल हुआ। मकसद था समय के प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम की हत्या करना। हालांकि सद्दाम की कोशिशों के बावजूद ये साजिश नाकाम रही। सद्दाम हुसैन ने साथियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री पर गोलीबारी की। अफरा तफरी मची, लेकिन जैसे तैसे प्रधानमंत्री बच गए और सद्दाम को वहां से भागना पड़ा। वो इराक छोड़कर मिस्र चला गया। वहां पर उसने कानून की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसका मन किताबों में कम और सत्ता की गलियों में ज्यादा लग रहा था। फिर साल आया 1963, 1963, जब बाथ पार्टी ने इराक की सत्ता पर कब्जा कर लिया। ये लगा कि जैसे सपना सच हो गया, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और पार्टी को हटना पड़ा। इस दौर में सद्दाम को जेल भी जाना पड़ा,
लेकिन जेल की सलाखों के पीछे भी उसका सपना जिंदा रहा, एक दिन इराक का सबसे ताकतवर इंसान बनने का। सपना साल 1968 में बाथ पार्टी का एक बार फिर सत्ता में आई। इस बार सद्दाम ने कोई गलती नहीं की, धीरे-धीरे पार्टी के भीतर अपनी पकड़ को मजबूत किया और राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गए। वो हमेशा उनके साथ रहते, लेकिन पर्दे के पीछे। सद्दाम अपनी ताकत को बढ़ाता रहा। फिर साल आया 1979। अल बकर ने इस्तीफा दिया और सद्दाम हुसैन ने सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी को संभाल लिया। अब वो सिर्फ बाथ पार्टी का नेता नहीं था, बल्कि वो इराक का राष्ट्रपति था। यही वो मोड़ था जहां से सद्दाम हुसैन की असली बादशाहत की शुरुआत हुई। एक गांव के लड़के से तानाशाह बनने का सफर अब खुलकर सामने आने वाला था। सद्दाम हुसैन के राष्ट्रपति बनते ही इराक में जैसे नए दौर की शुरुआत हो गई। 1979 वो वक्त था जब दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। इराक के पास तेल का खजाना था और सद्दाम के पास उसे इस्तेमाल करने की जबरदस्त योजना। तेल से आए पैसों से बगदाद की सड़कों पर नई नई गाड़ियां दौड़ने लगी। हर तरफ निर्माण कार्य शुरू हो गए। सड़कें बेहतर होने लगी, स्कूल बनने लगे, कॉलेजेस खुलने लगे, अस्पताल की हालत सुधरने लगी, लोगों को बिजली, पानी, इलाज और पढ़ाई जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलने लगी। खास बात यह थी कि महिलाओं को भी पढ़ने और नौकरी के लिए मौके दिए गए और कुछ ही साल में इराक की साक्षरता दर पूरे मध्य पूर्व में सबसे आगे निकल गई थी। सद्दाम अब तक खुद को सिर्फ इराक का नेता नहीं, बल्कि पूरे अरब जगत का मजबूत चेहरा मानने लगे थे। उन्होंने अरब एकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों को खुलकर चुनौतियां दी। उनके भाषणों में जोश होता था। उनकी छवि एक साहसी नेता की तरह बनाई जा रही थी। लेकिन जितनी तेजी से इराक बाहर से चमक रहा था, अंदर से उतनी ही तेजी से डर और खामोशी फैल रही थी। सद्दाम को अपनी सत्ता पर जरा भी खतरा मंजूर नहीं था। जिसने भी सद्दाम पर सवाल उठाया, या तो वो गायब हो गया या फिर उसे सजा मिल गई। उनके राज में लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान डर के साथ आई हुई थी। सत्ता को बचाने के लिए सद्दाम ने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया और यही वक्त था जब इराक एक दोहरा दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ विकास की रफ्तार थी और दूसरी तरफ डर की दीवार। सद्दाम हुसैन की जिंदगी में बहुत से चौंकाने वाले किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा सबसे अनोखा और सबसे रहस्यमय है। जब उन्होंने अपने खून से कुरान लिखवाया था, वो साल था 1947, 1997 था। सद्दाम हुसैन ने दुनिया को हैरान करने वाला ऐलान किया। वो चाहते थे कि कुरान, जो इस्लाम की सबसे पवित्र किताब है, उसे अपने खून से लिखवाया जाए। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया, अब अल्लाह के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसके बाद करीब 2 साल तक सद्दाम ने अपना खून दान किया। थोड़ा थोड़ा करके ये माना जाता है कि उन्होंने करीब 27 लीटर खून दिया। ये काम सौंपा गया अब्बास शाकिर जदी नाम के एक मशहूर सुलेखक को। उन्होंने उस खून को स्याही में बदलकर 65 पन्नों में कुरान लिख दिया। हर आयत को बड़े सम्मान और बड़ी बारीकी से उकेरा गया। ये कुरान बगदाद की उस अल मारिक मस्जिद, जिसे मदर ऑफ ऑल बेटल्स मस्जिद कहा जाता है, वहां रखी गई है। लोग दूर दराज से उसे देखने आते थे, कुछ श्रद्धा में तो कुछ हैरानी में। लेकिन इस काम पर दुनिया भर में बवाल मच गया। सद्दाम के समर्थकों ने कहा कि देखो, सद्दाम इस्लाम के लिए कितना समर्पित है कि उसने अपने खून से खुदा की किताब लिखवाई। हालांकि उस वक्त भी दुनिया में कई इस्लामिक विद्वान और आलोचक थे जिन्होंने माना कि खून नापाक माना जाता है और इससे कुरान लिखना शरीयत के खिलाफ है। कुछ ने तो इसे धार्मिक पाखंड और प्रचार का नाटक भी कहा। उनका ये कहना था कि खाड़े युद्ध के बाद सद्दाम की छवि को नुकसान हुआ था और अपनी छवि को बेहतर करने के लिए, धार्मिक नेता बनने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तो इस खून से लिखे कुरान का क्या हुआ, ये आज भी रहस्य है। कहा जाता है कि इसे मस्जिद से हटा दिया गया, तो कुछ ये मानते हैं कि उसे गुप्त जगह पर छिपा दिया गया। कुछ का ये दावा भी है कि ये कुरान युद्ध में ही नष्ट हो गया। और ये कहानी हमें सद्दाम हुसैन के दो चेहरों को दिखाती है। एक तरफ वो शख्स
जो धर्म के नाम पर अपना खून देने को तैयार था, और दूसरी तरफ वो शासक जिसकी क्रूरता को सारी दुनिया ने देखा। ऐसे सद्दाम की जिंदगी में अजीबोगरीब चीजों की दास्तां में सिर्फ ये अकेली नहीं है जो अजीबोगरीब दास्तां है। सद्दाम ने मिसाइलों को मीनारों में तब्दील कर दिया था। साल 1951 में जब खाड़ी युद्ध चल रहा था, तब इजराइल इस लड़ाई में शामिल नहीं था, लेकिन सद्दाम हुसैन ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया का ध्यान उसकी तरफ चला गया। सद्दाम ने इजराइल पर स्कड मिसाइलें दाग दी। ये मिसाइलें तेल अबीब और हाइफा जैसे शहरों पर गिरी। हालांकि इन मिसाइलों में इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कुछ दर्जन लोगों की जान गई, कुछ इमारतें टूट गईं, लेकिन इन हमलों ने राजनीति में जोर का धमाका किया। असल में सद्दाम की ये बड़ी चाल थी। वो चाहता था कि इजराइल जवाबी हमला करे। ऐसा होता तो कई अरब देश जो अमेरिका के साथ थे, वो नाराज होकर गठबंधन से हट जाते, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को समझा बुझाकर शांत रखा। इस पूरे घटनाक्रम में सद्दाम को अरब दुनिया में हीरो बना दिया था। फिलिस्तीन और दूसरे मुस्लिम देशों में लोग तालियां बजाने लगे थे, और ये दुनिया में उस वक्त मुसलमानों में ये चर्चा आम हो गई थी कि देखो कोई तो है जो इजराइल को आंखें दिखा रहा है। हालांकि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। जिस जगह में से मिसाइलें दागा गया था, सद्दाम हुसैन ने वहां पर एक भव्य मस्जिद बनवा दी, और इस मस्जिद का नाम रखा अल मारिक मस्जिद। यानी सभी लड़ाइयों की मांग ये मस्जिद बेहद खास थी। इसमें 4 ऊंची-ऊंची मीनारें थीं, और सबसे हैरानी की बात ये थी कि मीनार स्कड मिसाइलों जैसी दिखती थी। यानी धर्म और युद्ध का अजीबो-गरीब मेल। सद्दाम ने इस मस्जिद को अपनी ताकत और अरब पर गर्व प्रतीक बताया। इसका उद्घाटन भी एक बड़े समारोह के साथ हुआ। लोग कहते थे कि ये मस्जिद नहीं, इराक की जिद है, लेकिन वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तो इस मस्जिद को भी नुकसान हुआ। आज भी ये मस्जिद इराक में मौजूद है। हालांकि ये टूटी-फूटी हालत में है, लेकिन जो लोग इसे देखते हैं, उन्हें देखने के बाद याद आता है वो दौर जब एक तानाशाह ने मिसाइलों को मस्जिद और मीनारों में तब्दील कर दिया था। सद्दाम हुसैन की बर्बादी की कहानी अगर आप जानेंगे, तो उसकी शुरुआत अमेरिका से पहले इराक से होती है। 1980 में सद्दाम हुसैन ने एक ऐसा फैसला किया था जिसने इराक को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया था। उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया था। ये इराक ईरान युद्ध था जो 8 साल तक चला। सद्दाम को ये लगता था कि ईरान जो उस समय इस्लामिक क्रांति से कमजोर था, आसानी से हार जाएगा, लेकिन वो गलत थे। ये युद्ध दोनों देशों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। लाखों लोग मारे गए, शहर तबाह हो गए, और इराक पर भारी कर्ज बढ़ गया। युद्ध खत्म होने के बाद इराक की हालत खस्ता थी। तेल की कमाई थी, लेकिन कर्ज और तबाही ने देश को खोखला कर दिया था। सद्दाम को अब एक नई जंग की शुरुआत करनी थी, जो उनकी साख को बचाए और इराक को एक बार फिर से ताकतवर कर दे। और यही सद्दाम ने एक और गलती कर दी। उसने कुवैत पर भी हमला कर दिया। 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर दिया। उनका ये कहना था कि कुवैत इराक का हिस्सा था, और वो तेल की कीमतों को कम करके इराक को नुकसान पहुंचा रहा था। ये हमला इतना तेज था कि 6 घंटों में कुवैत इराक के कब्जे में था। लेकिन इस बार सद्दाम ने गलत दांव खेल दिया। दुनिया भर के तमाम देश उसके खिलाफ हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। साल 1951 में अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने कुवैत को आजाद कराने के लिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। इराक की सेना हार गई और कुवैत आजाद हो गया, लेकिन इस युद्ध ने इराक को मानो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। प्रतिबंधों की मार ने आम लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया। दवाइयां थी नहीं, खाना नहीं था, बच्चे भूख से मर रहे थे, लेकिन सद्दाम वो फिर अपनी सत्ता पर अड़े रहे। 1990 के दशक में इराक की हालत बद से बदतर होती गई। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों ने देश को घुटनों पर ला दिया था। लोग भूख और बीमारी से मर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता था कि सद्दाम का अहंकार अभी भी नहीं गया। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो अभी भी बहुत ताकतवर हैं। हालांकि 2001 में अमेरिका में 51 हमले के बाद दुनिया का माहौल बदल गया। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी, और सद्दाम उसके निशाने पर आ गया।
2003 में अमेरिका ने दावा किया कि सद्दाम के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं। हालांकि यह दावा बाद में गलत साबित हुआ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्च 2003 में अमेरिका सेना ने बगदाद पर कब्जा कर लिया और सद्दाम सत्ता से बेदखल हो गए। सत्ता छीनने के बाद सद्दाम भूमिगत हो गए थे, वो छिप गए थे। वो इराक की गलियों में, इराक के गांवों में, गुफाओं में छिपते रहे। हालांकि दिसंबर 2003 में अमेरिका की सेना ने उन्हें तृत के पास एक छोटी सी गुफा से पकड़ लिया। वो तस्वीर जिसमें सद्दाम दाढ़ी में, गंदे कपड़ों में और थके हुए दिख रहे थे, वो पूरी दुनिया में वायरल हुई। ये वो सद्दाम हुसैन नहीं थे जिन्हें दुनिया एक ताकतवर तानाशाह के तौर पर जानती थी। साल 2005 में सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चला। उन पर मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और नरसंहार के आरोप लगे। ये मुकदमा लंबा चला और दुनिया ने देखा कि कैसे एक ताकतवर शख्स अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। हालांकि उनकी फांसी का वीडियो भी लीक हुआ, जिसमें आखिरी पलों में वो बेफिक्र और निडर दिखाई दे रहे थे। अपने अंतिम शब्दों में अल्लाह अकबर कहते हुए सुनाई पड़े। इस वीडियो ने दुनिया भर में विवाद खड़ा कर दिया था। कुछ लोगों को ये वीडियो न्याय संगत लग रहा था और कई ऐसे थे जो ये मान रहे थे कि अमेरिका ने अपनी दुश्मनी में एक मुल्क को बर्बाद कर दिया। फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हालांकि एक सवाल और उठता है कि सद्दाम हुसैन क्या कवि थे या कसाई थे? हो सकता है शायद आपको हैरान करे ये बात, लेकिन सद्दाम के जीवन की कहानी यही है। सद्दाम को समझना इतना आसान नहीं है। वो एक ऐसा इंसान था जो एक तरफ लोगों के दिलों में डर बनाकर बैठा था और दूसरी तरफ कविताएं और प्रेम कहानियां लिख रहा था। उसके व्यक्तित्व में जैसे दो इंसान एक साथ रहते थे, एक नर्म दिल लेखक और दूसरा पत्थर दिल शासक। आपको जानकर हैरानी होगी कि सद्दाम हुसैन ने अपने जीवन काल में कई उपन्यास लिखे, जिसमें सबसे मशहूर थी जबीबा और राजा, एक गांव की साधारण लड़की और एक राजा की प्रेम कहानी। लोग कहते हैं कि इसमें सद्दाम ने अपनी जिंदगी की झलक दिखाई थी। उनकी किताबें इराक में खूब पढ़ी गईं, स्कूलों और कॉलेजों में बांटी गईं। वो खुद को सांस्कृतिक और बुद्धिजीवी नेता के तौर पर पेश करते थे, जो किताबें लिखता है, कला से प्यार करता है और बगदाद को सुंदर इमारतों से सजाता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी था कि वही इंसान था जिसने हजारों विरोधियों को मरवा दिया, लोगों को जेल में डलवाया। हलबजा जैसे शहर में रासायनिक गैस के से मासूमों की मौत थी। एक तरफ वो अपने खून से कुरान लिख रहा था और दूसरी तरफ अपने डर से लोगों की जिंदगियां भी छीन रहा था। सिर्फ राजनीति में नहीं, बल्कि निजी जिंदगी में ऐसे ही उलझनों से भरी थी वो। अपनी अपनी साजदा से, तलफा से बेहद प्यार करता था, लेकिन अपने बेटों की क्रूर हरकतों पर भी कभी नहीं बोला। उसका बेटा इतना हिंसक था कि उसके नाम से बगदाद में लोग कांपते थे, लेकिन सद्दाम ने उसे हमेशा बचाया, क्योंकि उसके लिए सत्ता और परिवार दोनों की छवि को बचाना जरूरी था। सद्दाम का यही दोहरा चरित्र, एक तरफ साहित्य प्रेमी राजा और दूसरी तरफ निर्दयी तानाशाह, उसे एक रहस्यमय और डरावना चरित्र बनाता है। और शायद यही वजह है कि आज भी लोगों के मन में वो सवाल जिंदा है कि क्या सद्दाम हुसैन एक संवेदनशील लेखक था या फिर क्रूर शासक? हालांकि सच ये है कि वो दोनों था, और शायद इसी वजह से उसकी कहानी आज भी अधूरी लगती है। सद्दाम हुसैन की मौत के बाद कवियों ने कईयों ने को तो ये उम्मीद थी कि इराक में शांति आएगी, लेकिन कहानी इसकी बिल्कुल उलट हो गई। इराक अराजकता और हिंसा की आग में जल गया। सद्दाम हुसैन के शासन में भले ही डर के दम पर लेकिन शिया और सुन्नी कुर्द समुदाय एक साथ रहते थे। लेकिन सद्दाम की मौत के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। शिया सुन्नी समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। 2003 के बाद इराक में आतंकवादी संगठनों से, खासकर अल-कायदा, बाद में आईएसआईएसआई के ने पैर पसार लिए। आईएसआईएस ने 2014 में इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और मसूल जैसे शहरों में भयानक अत्याचार हुए। हजार लोग मारे गए, लोगों को बेघर हो गए। सद्दाम हुसैन के समर्थक आज भी कहते हैं कि उनके शासन में इराक स्थिर था। उनकी क्रूरता ने देश को एकजुट रखा था, लेकिन उनके आलोचक ये मानते हैं कि सद्दाम हुसैन की नीतियों ने ही इराक को आज के हाल में पहुंचाया। उनकी सत्ता ने शिया और क्रूर समुदायों में गहरी नाराजगी पैदा की, जो उनके जाने के बाद हिंसा में तब्दील हो गई। आज इराक पूरी तरह स्थिर नहीं है। आज इराक भ्रष्टाचार है,
बेरोजगारी है, सांप्रदायिक तनाव ने देश को कमजोर कर रखा है और इस बीच कुछ इराकी आज भी सद्दाम हुसैन को याद करते हैं। खास तौर पर वो जो उनके शासनकाल में खुश थे, सुखी थे, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो उनकी क्रूरता को माफ नहीं कर पाते। उनकी मौत के बाद भी इराक की कहानी एक सबक है कि सत्ता का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि सद्दाम हुसैन की कहानी के अगर निष्कर्ष निकालना हो तो आप कह सकते हैं कि ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन सवाल बाकी है। सवाल ये कि क्या सद्दाम हुसैन क्रांतिकारी थे जिन्होंने पश्चिम और इजराइल को चुनौती दी, या फिर एक तानाशाह जिसने अपने लोगों को कुचल दिया। उनकी जिंदगी सिखाती है कि सत्ता एक आग है जो गर्मी देती है, लेकिन गलत हाथों में पड़ जाए तो सब कुछ जल जाता है। सद्दाम की विरासत आज भी जिंदा है। कोई उनके लिए आंसू बहाता है तो कोई उनकी मौत पर तालियां बजाता है। लेकिन एक बात जो पक्की है और जो हम कह सकते हैं वो ये कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा गूंजता रहेगा। कभी सद्दाम को कोई गर्व के साथ याद करेगा तो कोई नफरत के साथ। और यही कहानी सद्दाम हुसैन को खास बनाती है, क्योंकि उनके जीवन में ये दोनों ही नजर आती है। आज की कहानी ये थी हमारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।